नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशंस फिजिक्स सेकंड के पेपर में हमने अपने पिछले व्याख्यान में अध्यारोपण सिद्धांत को समझा था। अध्यारोपण सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टडी की थी और मैंने आपको ये बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हमें अनेक प्रकाशीय घटनाएं मिलती हैं। उनमें प्रमुख रूप से मैंने 4 घटनाओं का जिक्र किया था और जो 4 घटनाएं थी उसमें पहली घटना हमने व्यतिकरण बतलाया था। उसके बाद इंटरफेरेंस के बाद हमने बीट्स की बात की थी। तीसरे पॉइंट पर हमने स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंग की बात की थी और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कंसिक्वेंस के रूप में चतुर्थ घटना हमने लिसाजूस फिगर की बात की थी। हम आज के अपने व्याख्यान में अप्रगामी तरंग को का अध्ययन कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ संक्षेप में मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि जब कभी किसी माध्यम में एक समान आवृत्ति व समान आयाम की 2 तरंगें परस्पर विपरीत दिशा में चलती हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि अप्रगामी तरंग की रचना के लिए जो 2 तरंगें सभी प्रकार से समान है वह विपरीत दिशा में चलनी चाहिए और जब विपरीत दिशा में गति करेंगी तो उनकी जो वेलोसिटी है वह भी समान होगी, एक ही मार्ग पर संचरित होंगी और फिर वो दोनों तरंगें अध्यारोपित होंगी। तो इस अध्यारोपित होने के परिणाम स्वरूप एक नवीन तरंग का रचना होगी, निर्माण होगा, जिसमें किसी भी प्रकार से एनर्जी और जो डिस्टरबेंस है उसमें किसी भी प्रकार से एनर्जी और डिस्टरबेंस का प्रोपेगेशन नहीं होगा और इस प्रकार की जो तरंग बनेगी हम उस तरंग को अप्रगामी तरंग अथवा स्टेशनरी वेव बोलते हैं। हम जानते हैं कुछ प्रयोग हमने पिछली क्लासों में भी किए हैं। आपको ध्यान होगा आपने एयर कॉलम के कुछ प्रयोग किए हुए हैं 12th क्लास में। तो एयर कॉलम में जो वेव जनरेट हो रही थी वो आपको ध्यान आ गया होगा कि वहाँ पर बेसिकली वो लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव हैं, क्योंकि जो स्टेशनरी वेव है वह वेव लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है। तो आपने पिछली क्लास में जो कुछ प्रयोग किया है एयर कॉलम का, वहाँ पर जो वेव जनरेट हो रही थी वह वेव लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव थी, जबकि कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी आपने किए हैं जैसे कि सोनोमीटर मुझे याद आ रहा है और सोनोमीटर के साथ साथ आपने मेल्डीज प्रयोग भी किया हुआ है। मेल्डीज के प्रयोग में तो हम दोनों प्रकार की तरंगें की रचना कर सकते हैं, लेकिन सोनोमीटर है अथवा जो म्यूजिक के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनमें तार लगे होते हैं उन सब में भी जो वेव जनरेट होती है वह ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव होती है। इस स्टेशनरी वेव में जो वेव रचना रहती है इस स्टेशनरी वेव की वो नोड्स और एंटी नोड्स के फॉर्म में होती है। तो इसमें जो नोड्स वाले बिंदु हैं जिन्हें निस्पंद कहते हैं उनमें जो परिणामी आयाम है उसका मान मिनिमम होता है, यानी कि 0 होता है लगभग, और ये पॉइंट्स हमेशा स्थिर रहते हैं। इन्हें हम नोड्स पॉइंट कहते हैं, निस्पंद कहते हैं। इन बिंदुओं पर परिणामी जो विस्थापन का आयाम है, कुछ बिंदु जिन पर कि यह आयाम अधिकतम होगा वो सभी बिंदु एंटी नोड्स अथवा प्रस्पंद कहलाते हैं। प्रस्पंद की जो स्थिति है उसमें कण का विस्थापन अधिकतम होता है, जबकि निस्पंद की जो स्थिति है उसमें यह न्यूनतम होता है और निस्पंद की स्थिति में दाब व घनत्व के जो परिवर्तन होते हैं वह सबसे ज़्यादा होते हैं। आप इस डायग्राम को देखिएगा। इस डायग्राम में मैंने 2 तरंगों पर विचार किया है। पहली तरंग जिसको मैंने सॉलिड कर्व से दिखाया है जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। सेकंड जो वेव है वह राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है जिसको कि मैंने डॉटेड कर्व से दिखाया है। और P और M जो 2 पॉइंट हमने लिए हैं इनके बीच में जो कर्व है जो गहरी ब्लैक लाइन से दिखा हुआ है वह बेसिकली रिजल्टेंट वेव को दिखा रही है। आप इस ग्राफ में देखिएगा
हमने टाइम की 3-4 स्थिति ली है। एक स्थिति पर विचार किया जब t=0 है, t/4 है, t/2 है, 3t/4 है और t है। कैपिटल T यहाँ पर टाइम पीरियड है। आप इस डायग्राम को देखिएगा। इस डायग्राम में जबकि मैंने t=0 लिया है तो दोनों तरंगें विपरीत कला में अध्यारोपित हो रही हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बिंदु पर बराबर तथा विपरीत विस्थापन उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण एक तरंग हमें सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हो रही है। फलतः माध्यम के सभी कण स्थिर रहते हैं और इस स्थिति को मैंने A से दिखाया है। अब आप t/4 पर देखिएगा। t/4 की जो स्थिति है उसको मैंने डायग्राम में B बिंदु से दिखाया है। तो t/4 पर दोनों तरंगें λ/4 दूरी से विपरीत दिशा में बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर की जाती है वह वेवलेंथ कहलाती है। इसलिए t/4 में जो डिस्टेंस कवर की जाएगी वो λ/4 कहलाएगी। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बिंदु पर दोनों तरंगों का श्रृंग अथवा गर्त, क्रस्ट और ट्रफ समान कला में अध्यारोपित होते हैं। दे आर इन सेम फेज। और इस कारण से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापन का सदिश योग होता है, जैसा कि हमें अध्यारोपण सिद्धांत ने बताया है। अतः प्रत्येक बिंदु पर विस्थापन का योग करते हैं और परिणामी विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। इस परिणामी विस्थापन की जो तरंग उत्पन्न हो रही है इसको मैंने चित्र में दिखलाया है, जिसको कि डार्क ब्लैक किया हुआ है। इसमें जो पॉइंट्स हैं A0, A1, A2, A3, A4, ये सारे पॉइंट्स जहाँ पर कि विस्थापन अधिकतम है उनको हमने एंटीनोड कहा है, जबकि कुछ बिंदु N1, N2, N3, N4 इस डायग्राम में दिखाए गए हैं जहाँ पर विस्थापन शून्य है। हमने ऐसे पॉइंट्स को नोड पॉइंट कहा है। तो अब आपको इस डायग्राम से नोड और एंटीनोड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से हम t/2 पर तथा t पर आप देखिएगा डायग्राम की स्थिति। कैपिटल T की जो स्थिति है उसको मैंने चित्र E में दिखाया है और हम देख रहे हैं कि जो दोनों तरंगें हैं वो विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं। विपरीत कला में अध्यारोपित होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर दोनों तरंग समान एवं विपरीत विस्थापन उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण प्रत्येक बिंदु पर परिणामी विस्थापन लगभग शून्य प्राप्त होता है। यदि हम t=3t/4 और t/4 पर विचार करें तो आप ये डायग्राम से देख रहे हैं कि दोनों तरंगें पुनः समान कला में अध्यारोपित होती हैं और जब वो समान कला में अध्यारोपित होंगी तो प्रत्येक बिंदु पर t/4 की स्थिति से 180 डिग्री की कला का अंतर रहता है। हम इस चित्र की मदद से जो अप्रगामी तरंग हैं उनकी कुछ विशेषताओं का भी जिक्र कर सकते हैं, जो मैंने इस आर्टिकल में लिखा है। कौन से पॉइंट नोड होंगे, कौन से पॉइंट एंटी नोड्स होंगे, और हमें ध्यान रहे कि जो दो क्रमागत निस्पंद या प्रस्पंद हैं उनके बीच में जो दूरी है डायग्राम से हम देख सकते हैं वह डिस्टेंस λ/2 के बराबर होगी, जबकि क्रमागत निस्पंद व प्रस्पंद की जो दूरी है वह है λ/4 के बराबर होगी। निस्पंदों के दोनों ओर के निकटतम कण विपरीत कला में कंपन करते हैं और दो क्रमागत निस्पंद के बीच सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। इस प्रकार की कुछ 6-7 विशेष जो विशेषताएं हैं उनको मैंने इसमें लिखा है। अब हम इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। हमने जो दो तरंगें हैं उनको किस प्रकार से सेलेक्ट किया है गणितीय रूप में। मैंने उन तरंग को y1 = a sin ऑफ ω_t - kx और दूसरी तरंग जो ली है वह है y2 = a sin ऑफ ω_t + kx। अगर तरंग किसी रिजिड सपोर्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसा कि स्टेशनरी वेव के लिए अपने को चाहिए, तब उस केस में जो तरंग हमको बनेगी वह हो जाएगी y2 = -a sin ऑफ ω_t + kx। चूँकि जो रिफ्लेक्ट वेव है वो विरल माध्यम सघन माध्यम से परावर्तित हो सकती है, तो जो सेकंड इक्वेशन है वह है विरल माध्यम से परावर्तित तरंग को बतला रही है, जबकि जो थर्ड इक्वेशन है वह किसी सघन माध्यम से परावर्तित तरंग को दर्शा रही है।
अब हम परिणामी विस्थापन ज्ञात करते हैं। तो परिणामी विस्थापन अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार वो इन दोनों तरंग के विस्थापन का योग दिया जाएगा, अर्थात y = y1 + y2। हमने दोनों समीकरणों के मान रखे हैं और हम साइन ऑफ a - b या साइन ऑफ a + b ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का यूज करते हैं और इस फार्मूला को यूज करके हम परिणामी विस्थापन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की समीकरण 4a 4b के रूप में निकाल रहे हैं। समीकरण 4a जो निकाली गई है, जिस केस में परावर्तन को हमने विरल माध्यम से विचार किया है, जबकि 4b में हमने परावर्तन को सघन माध्यम से विचार किया है। इस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट के समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि जो परिणामी तरंग है वह तरंग उसी प्रकार की है जिस प्रकार के दोनों तरंगों को दिखाया गया है और इसमें जो आयाम है कैपिटल A = 2a cos kx अथवा 2a sin kx दूरी के साथ परिवर्तित होता है, परंतु उसका संचरण नहीं होता है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट की समीकरण के आधार पर हम कणों के वेग का समीकरण निकाल सकते हैं। विरल माध्यम और सघन माध्यम से परावर्तित तरंग में वह वेग का समीकरण b = dy/dt होगा, जिसको कि मैंने समीकरण 5 से दर्शाया है। यदि हम समीकरण 4a और 4b से विकृति निकालना चाहें तो विकृति dy/dx होगा। तो विकृति के मान परावर्तित तरंग विरल अथवा सघन माध्यम से जो प्राप्त हो रहे हैं, हमने उसको समीकरण 6 में दिखाया है। अब हम अप्रगामी अनुदैर्घ्य तरंगों में दाब परिवर्तन की समीकरण निकाल सकते हैं। दाब परिवर्तन की समीकरण मैकेनिक्स में हमने सीखा हुआ है, यह होती है del P = -e of dy/dx। dy/dx का मान समीकरण 6 से लिख सकते हैं और इस प्रकार से del P दोनों केस में परावर्तन विरल और सघन माध्यम से दोनों केस में होने पर हमें दाब में जो परिवर्तन प्राप्त होता है वह परिवर्तन की समीकरण 7 से दिखाई गई है। अब हम इन दोनों स्थिति में इस समीकरण 7 की विवेचना कर सकते हैं। मान लीजिएगा हम पहला केस ले रहे हैं। पहला केस में हम कह रहे हैं कि जो परावर्तन है मान लीजिए विरल माध्यम से है। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए x = 0, λ/2, 2 λ/2 यानी कि n λ/2 है। तो उस केस में cos kx का मान +1 से -1 हो रहा है, जबकि sin kx का मान 0 हो रहा है। तो हमने ये जो चारों समीकरण निकाली हैं 4, 5, 6, 7, इन सभी इक्वेशंस का प्रयोग करके हम कणों के विस्थापन, आयाम, वेग को निकाल सकते हैं और वो पाते हैं कि वह मैक्सिमम है, परंतु जो विकृति और दाब में परिवर्तन है वह इस केस में जब x = n λ/2 है तो दाब में परिवर्तन और विकृति के मान 0 प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के जो बिंदु हैं ये बिंदु सभी प्रस्पंद कहलाते हैं, एंटी नोड्स कहलाते हैं और दो क्रमागत प्रस्पंदों के मध्य की दूरी डेल्टा x जो दूरी है दो क्रमागत प्रस्पंदों के मध्य की जो दूरी है वह डेल्टा x λ/2 के तुल्य है। हम दूसरा केस पर भी विचार कर सकते हैं। वह केस है जैसे कि मान लीजिए x = λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4 यानी कि 2n + 1 λ/4। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि kx = 2n + 1 π/2, जिसके कारण cos kx का मान 0 होगा, परंतु sin kx के मान +1 से -1 हो रहे हैं। और इस केस में जो हमने 2n + 1 λ/4 लिया है, आयाम और वेग के मान 0 हैं, परंतु विकृति और दाब में परिवर्तन मैक्सिमम है। इस तरह के जो बिंदु कहलाते हैं ये नोड्स पॉइंट कहलाते हैं, निष्पंद कहलाते हैं। जिस प्रकार से हमने कण की स्थिति पर विचार किया है, उसी प्रकार से इस स्थिति में हम समय के सापेक्ष भी परिवर्तन या समय के साथ जो परिवर्तन है उसकी स्टडी भी कर सकते हैं। एक केस में जैसे मैंने ω/t बराबर लिया है 0, π, 2π लाइक दिस, उस केस में हम इक्वेशन 4, 5, 6, 7 से देख रहे हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं और उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि इस केस में जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वह मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी।
दूसरा केस जो बनेगा वह है ओमेगा टी का π/2 3π/2 इस प्रकार से बनेगा। तो इस केस में हम देखेंगे इक्वेशन 4 5 6 7 से साइन ओमेगा टी का मान 1 होगा, कॉस ओमेगा टी का मान 0 होगा। तो इस केस में वेलोसिटी के जो मान मिलेंगे वह 0 मिलेगा। वेलोसिटी 0 होने से इस तरह की स्थिति में काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होगा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का मान मैक्सिमम होगा। और ख़ास बात ये भी है, विशेष बात ये भी है कि t/2 समय अंतराल के बाद जो संपूर्ण स्थिति है वह बार बार दोहराई जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से स्टेशनरी वेव अप्रगामी तरंग की रचना एक महत्वपूर्ण आर्टिकल बनता है। साथ ही चूँकि वेव एंड ऑसिलेशंस हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इस स्टेशनरी वेव की जो कंसेप्ट है उसको हमें बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए। जो मैंने डिफरेंट टाइम पर स्टेशनरी वेव की रचना की है, अलग अलग टाइम लिए हैं, जिसमें t बराबर 0, t/4, t/2, 3t/4 और t, इन पर जो डायग्राम बना है, परिणामी तरंग जो बनी है, उसका आप अभ्यास करें, तब आप इस विषय को निश्चित रूप से इस बिंदु को, इस कंसेप्ट को आप समझ सकेंगे। धन्यवाद।